गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी फिजिक्स क्लासेज। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ये इसका पहला लेक्चर है। देखिए, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपकी तीसरी यूनिट है। ये जो टॉपिक है वो कौन सी यूनिट का है? तीसरी यूनिट का है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में इसको बोला जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए, इससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि आपने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में क्या पढ़ा। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और जो आपकी सेकंड यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो आपकी अभी करंट में जो चल रही है ये आपकी तीसरी यूनिट है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसको 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा जो चैप्टर है वो है गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जो थर्ड चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो फोर्थ जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और जो इलेक्ट्रिक करंट है या जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है इलेक्ट्रिक करंट और जो सेकंड चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। और जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो यूनिट का नाम है वही चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं हिंदी में बात करता हूं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसको बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। इसको बोला जाता है धारा वैद्युतिकी, और इसका जो नाम है आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए, जो स्थिर वैद्युतिकी है उससे आपको 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जो मार्किंग होगी आपकी बोर्ड मार्किंग उसके अकॉर्डिंग 7 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इन 4 चैप्टर से पूछे जाएंगे। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है या जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो यूनिट है यहाँ से क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, यानी हो सकता है 1 3 नंबर का आ जाए, 2 2 1 1 आ जाए, या 1 3 का और 1 2 का आ जाए। और इसी प्रकार जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो भी कितने मार्क का है? 5 मार्क का। तो ये 7 नंबर कंटेन करता है, ये 5 नंबर है, और ये भी क्या है? यूनिट है, वो भी कितने नंबर की है? 5 नंबर की है। अब मैं थोड़ी सी इनकी हिंदी बना देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी हिंदी हो गई विद्युत क्षेत्र। दूसरा है गाउस लॉ, तो क्या हो जाएगा? गाउस के नियम या गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। थर्ड है विद्युत विभव। चौथा विद्युत धारिता। पांचवा विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, और यह है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो चैप्टर के नंबर है, तो ये जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये पहला चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। तो जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा चैप्टर होगा? वो चैप्टर होगा 7th नंबर का। तो जो पहली यूनिट है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट और थर्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये 2 वर्ड कौन कौन से हो गए? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, ठीक है। ये कौन कौन से 2 वर्ड से मिलकर बना है? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ऐसे बोल सकता हूं चार्ज एट रेस्ट। चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हो? आवेश। रेस्ट का मतलब विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में। तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें आप स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हो या स्थिर आवेशों से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हो। तो जो आपके शुरुआती 4 चैप्टर है, विद्युत क्षेत्र है, गाउस का नियम है, विद्युत विभव है, विद्युत धारिता है, इन चारों चैप्टर में एक बात कॉमन होगी
और वो कॉमन बात क्या होगी? वो कॉमन बात होगी कि इसके अंदर हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे, अर्थात जब तक हम ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे तब तक आवेश में किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होगा। और इस टाइम जो इससे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उनका जो अध्ययन करेंगे वो हम किसमें करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब समझ में आया कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें स्थिर आवेश है उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्थिर वैद्युतिकी। अब देखिए सेकंड है धारा वैद्युतिकी। अब देखिए ये चैप्टर हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, मैंने अभी तक इनके वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं। बहुत जल्दी मैं इनके भी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप आराम से इनको भी देख सकते हो। लेकिन ये जो 2 चैप्टर है वो हम पढ़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की विद्युत धारा क्या होती है। तो आपने पढ़ा था कि आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों के प्रवाह का मतलब क्या हुआ कि इस टाइम आवेश क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। आवेश क्या है? गतिशील है। तो इस कंडीशन में जो आप दोनों चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें आप आवेश को क्या मानोगे? गतिशील मानोगे, अर्थात आवेश में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें तो आवेश क्या है? स्थिर है। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट में प्रवेश करोगे आवेश क्या करने लग जाएगा? मूव करने लग जाएगा। और इसमें आपके ये दोनों चैप्टर आप पढ़ चुके हो। उम्मीद है आपने ये वीडियोस देख लिए होंगे इन चैप्टर के। अगर अब तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के वीडियोस देख सकते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की, और जो इसका नाम है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में बोलूं तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये क्या होता है? तो देखिए पहले यह माना जाता था प्राचीन काल में कि जो आपकी करंट है अर्थात जो धारा है और जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? चुंबकत्व है। तो धारा और जो चुंबकत्व है उनको अलग अलग राशियां माना जाता था। ये माना जाता था कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है भाई, करंट है जो अलग है और जो मैग्नेटिज्म है वो भी क्या है? अलग चीज है। बट जो 2 साइंटिस्ट आए, पहला था ओरेस्टेड और दूसरा था फेराडे, उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए और देखिए उनको अपने एक्सपेरिमेंट से क्या मिला। ओरेस्टेड ने क्या कहा? ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट यह था कि अगर कहीं पे करंट है तो आप वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। क्या कहा उसने? कि अगर कहीं पर विद्युत धारा है तो वहां आप चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हो। और फेराडे ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? उसने कहा इसका रिवर्स प्रोसीजन किया कि अर्थात अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो वहां से आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? करंट। अर्थात विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनाया जा सकता है और चुंबकीय क्षेत्र से क्या बनाया जा सकता है? विद्युत धारा। तो बताओ जो प्राचीन काल में जो बात थी वो सही थी क्या? उन्होंने क्या कहा कि करंट और मैग्नेटिज्म सेपरेट है, करंट को मैग्नेटिज्म से कोई मतलब नहीं है और मैग्नेटिज्म को किससे मतलब नहीं है? करंट से। बट यहाँ देखो इन दोनों के एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड के और फेराडे के। ओरेस्टेड क्या कह रहा है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और फेराडे क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनता है? करंट बनता है। इसका मतलब ये बात क्या है? गलत है। अगर हम ये बोले कि करंट और मैग्नेटिज्म का कोई संबंध नहीं है तो ये बात पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। करंट और मैग्नेटिज्म में दोनों में अटूट रिश्ता है, उनको आप तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है और जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे कौन है? करंट है। अर्थात इनमें रिलेशन कैसा है? अटूट रिलेशन है। और यहीं से एक नई फिजिक्स की ब्रांच डेवलप हुई जिसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो विद्युत चुंबकत्व। अर्थात ये क्या कहता है कि जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है और जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां क्या है? करंट है। तो ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाँ, इसमें जरूर दो साइंटिस्ट और थे, एक था मैक्सवेल और एक था लॉरेंज, इनका भी योगदान है। बट मोस्टली इन 2 एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी एक ब्रांच होती है, अर्थात हम करंट को किस में रूपांतरित कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड को किस में रूपांतरित कर सकते हैं?
करंट में। तो आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो ये यूनिट स्टार्ट करने का होगा, और इस यूनिट में केवल एक ही चैप्टर है, और ये चैप्टर यही है जो इस यूनिट का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए ये 3 यूनिट की बात हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक के वीडियो अब तक मैंने अपलोड किए नहीं है। जो इलेक्ट्रिक करंट है जो यूनिट सेकंड है उसके वीडियोज आपको मिल जाएंगे, और जो यूनिट थर्ड है उसके वीडियोज भी मिल जाएंगे। इसके अलावा भी हमने कुछ और यूनिट्स कर रखी है, तो थोड़ा सा मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। देखिए इसके अलावा हमने पढ़ रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हिंदी में इसको बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये जो यूनिट है वो है 4 नंबर की, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा हमने पढ़ रखा है एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स, आणविक और नाभिकीय भौतिकी। यह यूनिट भी मैंने अपलोड कर दी है, और इस यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 6 नंबर के पूछे जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 4 नंबर का। और एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है? 6 नंबर का। इसके अलावा हमने ऑप्टिक्स भी पढ़ रखा है। ऑप्टिक्स को हिंदी में बोला जाता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी की 2 ब्रांच है, एक तो है रे ऑप्टिक्स और दूसरी है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हिंदी में बोला जाता है किरण प्रकाशिकी, और वेव को बोला जाता है तरंग प्रकाशिकी। और यहाँ से जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। ये यूनिट है 9 नंबर की, अर्थात इन दोनों चैप्टर में से 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनमें से हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ ली है, लेकिन अभी तक वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी है। तो इसके अलावा हमने ये चीजें पढ़ रखी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। एटॉमिक और न्यूक्लियर से 6 नंबर के, और ऑप्टिक्स में रे और वेव यहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 9 नंबर के। तो अगर आप ये यूनिट्स भी देखना चाहें तो आपका स्वागत है, आप जरूर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहाँ पे इसके वीडियोज मिल जाएंगे। एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के मैंने अलग अलग वीडियो सेपरेटली अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ जाके ये वीडियोज देख सकते हो। और रे ऑप्टिक्स कंप्लीट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, आप रे ऑप्टिक्स सर्च कर सकते हो प्लेलिस्ट में, तो वहां आपको पूरे रे ऑप्टिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, और आज का हमारा टॉपिक क्या है? वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि क्या हम जो करंट है उससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया, और उसका नाम था ओरेस्टेड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड के प्रयोग। अब आपको पता चल ही गया कि इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? ओरेस्टेड का उद्देश्य ये था कि आप विद्युत धारा से क्या चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। तो इसके लिए ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि उसने एक वायर लिया, इस वायर को मैं नाम दे रहा हूं AB, और इस वायर के साथ उसने एक तो बैटरी कनेक्ट कर दी, एक कुंजी कनेक्ट कर दी, और एक धारा नियंत्रक लगा दिया। ये था ओरेस्टेड का सर्किट। उसने क्या किया? उसने एक वायर लिया, एक चालक तार लिया। यहाँ AB है, वो क्या है? वो है चालक तार। AB क्या है? चालक तार। और यहाँ उसने उसके साथ एक क्या जोड़ दी? बैटरी। एक क्या जोड़ दी? कुंजी। और एक क्या जोड़ दिया? धारा नियंत्रक। और अपना सर्किट क्या किया? कंप्लीट कर लिया। तो ओरेस्टेड ने एक वायर लिया, उसके साथ एक तो बैटरी जोड़ दी, एक कुंजी जोड़ दी, और एक धारा नियंत्रक जोड़ दिया, और एक क्या ले लिया? चालक तार ले लिया। अब देखिए, और उसके साथ उसने यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल रखा, N और S। मैग्नेट का नाम आते ही आपको पता है, कोई भी जो मैग्नेट होती है उसके 2 सिरे होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव है, और S साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव है। तो उसने यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल, हिंदी में बोलूं तो एक चुंबकीय सुई रख दी। ठीक है,
अब उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, तो हम बात करते हैं उसके क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे। तो देखिए पहला ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट देखिए। अब जब सर्किट इस प्रकार का था कि एक बैटरी, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक, चालक तार ए बी, इसने कुंजी को इंसर्ट नहीं किया। कुंजी को इंसर्ट नहीं करने का मतलब क्या है कि इसने कुंजी को ओपन रखा। ओपन रखने का मतलब है, बताओ ये जब ओपन है तो बताओ किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो होगा क्या? नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ये ओपन है। और जब तक ओपन है तब तक किसी भी प्रकार का क्या होता है, कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं पहले ऑब्जर्वेशन में कि जब करंट नहीं था, क्रॉस का मतलब क्या है कि नहीं, यानी करंट नहीं है। करंट क्यों नहीं है? क्योंकि आप कुंजी को आपने बंद ही नहीं किया, कुंजी तो ऑन ही है। बंद करने का मतलब क्या होता है भाई? बंद करने का मतलब इस प्रकार कनेक्शन करवा दो। तो अब देखो, अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट का फ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट का फ्लो होने के लिए कंप्लीट आपको क्या चाहिए? सर्किट चाहिए। बट जब तक अगर ये इस कंडीशन में है, बताओ अब इस कंडीशन में कोई करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुंजी क्या है? ओपन है। तो बताओ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करंट नहीं है, इसका मतलब ये जो चुंबकीय सुई आपने जैसे रखी थी वैसी की वैसी थी। वैसी की वैसी होने का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं हुआ। और विक्षेप को इंग्लिश में बोला जाता है डिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? डिफ्लेक्शन। तो बताओ जब करंट अर्थात विद्युत धारा जब आपने इसमें प्रवाहित ही नहीं की तो इसमें बताओ किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप आया क्या? नहीं आया। तो ये उसका पहला ऑब्जर्वेशन था कि जब तक वायर में धारा प्रवाहित नहीं होती तब तक इस चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं आता। तो मैं यहाँ क्रॉस का साइन लगा देता हूँ। क्रॉस का साइन का मतलब क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार का क्या है? कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन की। अब उसने क्या किया कि कुंजी को बंद कर दिया। अब जैसे ही बंद हुआ तो सर्किट कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है करंट बहेगी, और करंट किधर बहेगी? मैंने बताया था जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है +2 माइनस। ठीक है, बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर करंट बहता है। या दूसरी जो मेथड बताया था वो क्या बताया था? इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। तो हम इतने डिटेल में क्यों जाए, हमें बैटरी का प्लस दिख रहा है और माइनस दिख रहा है, तो हम पहला ही मेथड अप्लाई कर लेते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा किधर होती है? +2 माइनस। तो ये तो रहा बैटरी का प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, तो मेरे हिसाब से करंट की डायरेक्शन कुछ यूं होगी। बताओ इस साइन में किसी भी प्रकार को कोई प्रॉब्लम? करंट किधर जाएगा? +2 माइनस। तो ये एरो क्या दिखा रहा है? एरो ये दिखा रहा है कि करंट प्लस से स्टार्ट हो रहा है और किधर से एंटर होगा? माइनस से। तो जैसे ही आपने करंट को ऑन किया, स्टार्ट किया, उसी टाइम देखा गया कि जो आपकी नीडल है उसने डिफ्लेक्शन दिखाया। क्या हुआ कि जैसे ही आपने करंट कुंजी को इंसर्ट किया, कुंजी को बंद किया, जैसे ही देखा कि ये जो मैग्नेटिक सुई है उसमें डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या है भाई? देखो डिफ्लेक्शन आने का सीधा सा मतलब है, हो सकता है ये इधर घूम गई होगी या नीचे की तरफ घूम गई या इधर घूम गई इधर घूम गई। मतलब कुल मिला के बात ये है कि इसमें थोड़ा सा विक्षेप हुआ, यानी थोड़ा सा इसमें मूवमेंट हुआ। तो आप एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे नाम क्या लिखा है? चुंबकीय सुई। क्या लिखा है? चुंबकीय सुई। तो चुंबकीय सुई है, इसका मतलब ये तो किसी चुंबक से डिफ्लेक्ट होनी चाहिए भाई। अगर यहाँ पे कोई चुंबक होती तब इसमें क्या आता? डिफ्लेक्शन आता, विक्षेप आता। बट यहाँ तो देखो दूर दूर तक आपको कोई चुंबक दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? एक चालक तार दिख रहा है बी, एक बैटरी दिख रही है, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक दिख रहा है। बट बताओ कहीं चुंबक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये जो ओरेस्टेड था उसके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि भाई जब चुंबक यहाँ पे है ही नहीं तो उसके बावजूद भी अगर इसमें विक्षेप आ रहा है, इसका मतलब ये जो सर्किट है इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और ये प्रॉपर्टी आई कब? देखो ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन देखो, जब करंट नहीं था तो बताओ विक्षेप था क्या? नहीं था। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कब आई? तब आई जब इसमें आपने क्या प्रवाहित की? धारा। अर्थात जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या आ जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। तभी तो ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी। क्यों? क्योंकि चुंबकीय सुई विक्षेपित होती किसकी वजह से? चुंबक की वजह से। और चुंबक ये कब बना? देखो पहले तो नहीं बना, जब तक करंट नहीं था तो क्या किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप था? नहीं था। ये जैसी सुई आपने रखी थी ये वैसी की वैसी पड़ी रही। बट जैसे ही आपने करंट फ्लो करवाया उसी टाइम आपने देखा कि इसमें क्या आ गया? विक्षेप आ गया। इसका मतलब जब
आप किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हो तो उसके चारों तरफ क्या आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, तभी तो ये चुंबकीय सुई क्या होगी, विक्षेपित होगी। तो ये उसका था सेकंड ऑब्जर्वेशन, और ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी, और यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डेवलपमेंट हुआ कि करंट से जब आप मैग्नेटिक फील्ड में जा सकते हो तो क्यों ना मैग्नेटिक फील्ड से करंट में जाए। उसके बारे में फैराडे ने बात की थी, उसके बारे में हम 9th चैप्टर में बात करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू आपके ये 7वां चैप्टर है अगर मैं क्रम से बात करूं तो ये था उसका सेकंड ऑब्जर्वेशन कि अगर किसी वायर में करंट है तो उसके पास अगर आपने सुई रखी तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, और डिफ्लेक्शन आने का मतलब यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बना, करंट की वजह से। और आपके चैप्टर का नाम भी क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसका मतलब भी तो यही हुआ कि अगर कहीं विद्युत धारा है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और इसे ही भैया कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए इसका थर्ड ऑब्जर्वेशन, भाई देखो है ना, ये एक्सपेरिमेंटल थिंग्स है, यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। ये जो ओरेस्टेड था उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, हम तो उसके एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ रहे हैं ना। तो उसने जब एक्सपेरिमेंट करके ऐसा देखा कि इससे करंट फ्लो हो रहा है तो उसने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन आया। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया कि उसने करंट की वैल्यू बढ़ा दी। क्या किया उसने, करंट की वैल्यू बढ़ा दी। अब जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ी तो उसने देखा कि जो ये डिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ता गया। सपोज दैट मान लो जब आपने करंट कम रखा था तो मान लो ये नीडल थोड़ी सी विक्षेपित हो गई इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही आपने करंट की वैल्यू बढ़ाई तो ये थोड़ी और डिफ्लेक्ट हो गई, आपने करंट की वैल्यू और बढ़ाई तो ये क्या हो गई, और डिफ्लेक्ट हो गई। अर्थात जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे चुंबकीय सुई में विक्षेप बढ़ते जाते हैं। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन था। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। अब उसने कहा कि क्यों ना हम करंट की डायरेक्शन बदल देते हैं, ठीक है, यानी जो बैटरी का प्लस है उसको माइनस कर दो और माइनस को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो होगा क्या, करंट की डायरेक्शन अपोज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन प्लस टू माइनस होती है। अब अगर आप प्लस माइनस को ही कन्वर्ट कर दोगे तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत। तो चौथा जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखा क्या उसने कि इस टाइम जो डिफ्लेक्शन था, विक्षेप था, वो भी क्या हो गया, वो भी आ गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चौथा ऑब्जर्वेशन क्या था कि क्यों ना हम करंट की डायरेक्शन को बदल दें। तो फिर जो चुंबकीय सुई था उसमें विक्षेप भी क्या हो गया, बदल गया। तो ये भैया थे ओरेस्टेड के 4 ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन कि जब तक उसने इस वायर में करंट फ्लो नहीं करवाई तब तक चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं आया। अब जैसे ही उसने करंट फ्लो करवाई देखा कि उसी टाइम चुंबकीय सुई में विक्षेप आ गया, और चुंबकीय सुई में विक्षेप आने का मतलब क्या है कि विद्युत धारा ने किसको प्रोड्यूस कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र को। फिर आपने जैसे जैसे करंट बढ़ाया जो विक्षेप है वो बढ़ता गया। और चौथा ऑब्जर्वेशन क्या था कि करंट जब आपने अपोजिट डायरेक्शन में लिया तो डिफ्लेक्शन भी किस डायरेक्शन में आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो ये था आपके ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट, और यही इनके निष्कर्ष है कि जब तक आप करंट फ्लो नहीं करवाओगे तब तक किसी भी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। जैसे ही आप करंट फ्लो करवाओगे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जैसे जैसे करंट का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, और जब आप करंट की दिशा बदल दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जैसे करंट का मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये था ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, उसके ऑब्जर्वेशन, और साथ ही मैंने उसके कंक्लूजन भी उनके साथ ही आपको बता दिए हैं कि करंट है तो विक्षेप, करंट नहीं है तो विक्षेप नहीं है, करंट है तो चुंबकीय क्षेत्र है, करंट बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, करंट की दिशा अपोजिट करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी, अपोजिट। अब देखो कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आना चाहिए यहाँ पे, और सवाल क्या आना चाहिए, सवाल ये आना चाहिए कि सर आप कब से चिल्ला रहे हो कि डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, अर्थात विक्षेप कभी नहीं, जब करंट नहीं है तो विक्षेप नहीं है, और अगर करंट है तो विक्षेप है, अगर करंट बढ़ाया तो विक्षेप बढ़ा।
आपने डायरेक्शन चेंज की तो विक्षेप भी चेंज हो गया। तो आप ये तो बताइए कि जो ये विक्षेप होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। भाई आपने ये तो बता ही दिया कि जब इस वायर में करंट फ्लो होता है तो ये चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। तो अब आप ये बताइए कि विक्षेप किस डायरेक्शन में होगा, एन ऊपर की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड आएगा, एस ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। तो इसके लिए देखिए एक नियम है, और वो नियम क्या है, वो है एम्पियर स्विमिंग लॉ। क्या नियम है? एम्पियर्स स्विमिंग लॉ। अब देखिए इसकी हिंदी क्या होगी कि एम्पियर का तैराक नियम या तैराकी नियम, स्विमर तैराकी नियम बोल दो। एम्पियर का तैराकी नियम वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि सपोज दैट यह आपके पास कोई वायर है, ठीक है, ये क्या है, एक वायर है, और इस डायरेक्शन में मान लो करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। और यहां पर एक स्विमर है, ये उसका हेड हो गया, ये इसके दोनों हैंड हो गए, हेड हैंड, और ये इसके पैर हो गए, ठीक है। ये एक तैराकी है जो तैर रहा है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है एम्पियर स्विमिंग लो। स्विमर क्या होते हैं? स्विमर किसको बोलते हो आप? तैराकी को बोलते हो, जो तैराक होते हैं, जो पानी में तैरते हैं। तो सपोज दैट ये जो आदमी है, ये जो इसका हेड है, ये इसमें तैर रहा है और करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक मैग्नेटिक नीडल रख दी, ये इसका नॉर्थ सिरा है और ये इसका साउथ सिरा है। तो आपको तो ये पता करना है ना कि विक्षेप किस डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए एम्पियर ने क्या कहा, एम्पियर ने यह कहा कि ये तैराक में पहले तो ये देखो किस डायरेक्शन से करंट आ रही है, तो इस डायरेक्शन से करंट आ रही है। मैं वैसे बोलूं तो लेफ्ट टू राइट, या अगर मैं ऐसे बोलूं कि पहले जो करंट है वो पेरू से प्रवेश कर रहा है और उसके सिर से करंट बाहर निकल रहा है, तो जो तैराक है वो कुछ इस डायरेक्शन में तैर रहा होगा। करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है, लेफ्ट टू राइट, यानी उसके पेरू से प्रवेश कर रहा है और उसके सिर से बाहर निकल रहा है। तो एम्पियर ने कहा कि बिलो द वायर, मतलब ये चुंबकीय सुई आप इसके नीचे ही रखोगे, भाई ऊपर रखोगे तो नियम थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर चुंबकीय सुई नीचे है तो उसने कहा कि जो चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ सिरा है ना, वो हमेशा तैराक के लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ सिरा है, जो उत्तरी ध्रुव है, वो हमेशा जो तैराक है उसके लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेगा। भाई तैराक इस तरफ तैर रहा है, इसका मतलब ये हैंड कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंड, और ये कौन सा हो गया? राइट हैंड। अरे बताओ यही हुआ ना भाई, वो इस तरह तैर रहा है तो ऊपर वाला हैंड क्या हो गया? लेफ्ट हैंड, और नीचे वाला कौन सा हैंड हो गया? राइट हैंड। तो मैंने क्या कहा कि जो चुंबकीय सुई का नॉर्थ सिरा है वो हमेशा उसके लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेगा, तो विक्षेप किस तरफ आ जाएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा, अर्थात जो नॉर्थ सिरा है वो इस वायर की तरफ मूव करने लग जाएगा, अर्थात विक्षेप किस प्रकार होगा? इस प्रकार होगा। और जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाओगे ये विक्षेप क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ये था एम्पियर स्विमिंग लॉ। एम्पियर स्विमिंग लॉ क्या कहता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और अगर वहां पर कोई स्विमर है तो आप उसमें देखो कि करंट किस तरफ जा रहा है, तो उसके पैरों से उसके सिर की तरफ जा रहा है। तो अगर चुंबकीय सुई आपने वायर के नीचे रख रखी है तो जो चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ सिरा है वो हमेशा किस तरफ जाएगा? वो जाएगा तैराक के लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर ये इस डायरेक्शन में होता तो क्या होता? अपोजिट हो जाता। क्यों? क्योंकि आप लेफ्ट हैंड क्या जाएगा? नीचे की तरफ। तो ये जो विक्षेप है वो क्या हो जाएगा? विपरीत डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। पहले तो हमने उसके ऑब्जर्वेशन देखे, उसके बाद उसके कंक्लूजन देखे, उसके बाद हमने देखा कि विक्षेप के लिए कौन सा नियम है। तो विक्षेप के लिए हमें अच्छा लगा एम्पियर स्विमिंग लॉ, और भी कई नियम है उनकी भी हम आगे बात करेंगे। तो ये था एम्पियर्स का स्विमिंग लॉ और ये था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। थैंक यू स्टूडेंट। वैसे अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।